सबसे पहले जो काम मैंने अपने पुनर्जन्म के बाद किया वो था अपने हाथों को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोना, ताकि अपनी सभी 10 उंगलियों के निशान पूरी तरह से नष्ट कर दूं। क्योंकि पिछली जिंदगी में मेरे गोद लिए हुए भाई ने किसी की हत्या तो की, लेकिन घटनास्थल पर उसने मेरे उंगलियों के निशान छोड़ दिए। उसने मुझे अपना निशाना बना लिया, मुझे ही झूठा दोषी बना दिया गया। और मेरे माता पिता ने तो मुझे न्याय दिलाने में कोई मदद नहीं की, बल्कि उल्टा उन्होंने मेरे उस भाई के पक्ष में झूठी गवाही देकर मुझे ही ऑनलाइन साइबर बुलिंग का निशाना बना दिया, मानो मैं असली हत्यारा था। जिस दिन मुझे फांसी दी जानी थी उसी दिन वे लोग मेरे उस भाई को एक द्वीप पर ले गए, उसके बच निकलने का जश्न मनाने। और फिर जैसे ही मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं अपने उसी जीवन में वापस आ गया था, लेकिन उस हत्या होने से ठीक 1 घंटा पहले। इस बार मैं पूरी तरह सुनिश्चित कर दूंगा कि उनके पास झूठे सबूत पेश करने के लिए कुछ भी न बचे। मैं दुनिया के सबसे व्यस्त चौराहे के ठीक बीचों बीच खड़ा हो गया, और अनगिनत लोगों की नजरों में, जिनमें से कोई हैरान थे तो कोई मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैंने अपने कपड़े एक एक करके उतारने शुरू कर दिए। उस कड़कड़ाती ठंडी सर्दी में मैं लगभग नंगा होकर नाचने लगा। अनगिनत कैमरे मेरी तरफ तान दिए गए थे, और एक ऐसी लाइव स्ट्रीम शुरू हुई जिसे लाखों लोग देख रहे थे, और वो मेरी वजह से शुरू हुई थी। तो परिवार वालों, थोड़ा ध्यान से देखना। नाचने के बाद अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं एसिड से अपने हाथ कैसे धोता हूं। और दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स की बौछार और भी तेज हो गई। लोग लिख रहे थे, ये साला पागल हो गया, अपनी जान की कोई कीमत ही नहीं है इसको, हद कर दी है भाई ने। जैसे ही मैंने आखिरी गाने पर नाचना खत्म किया, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड आखिरकार आ ही गया, जो शायद पहले भीड़ संभाल रहा था। उसने झल्लाते हुए कहा, जल्दी यहां से भाग जा, वरना हम तुझे पुलिस स्टेशन भेज देंगे। मैं मुस्कुराया और अपना पहचान पत्र उसके मुंह पर दे मारा। मैंने कहा, मेरा नाम सो युन है, मेरे पिता सो सेंजू हैं, जो सो ग्रुप के मालिक हैं। मेरी माँ इनानंग नाम की डांसर हैं, और मेरा छोटा भाई है कैंपस का चहेता सो सुसी। तुम पुलिस बुला सकते हो, तुम उनसे संपर्क कर सकते हो। ये कहते हुए मैंने अपने पैरों के पास रखा वो सल्फ्यूरिक एसिड का डिब्बा उठा लिया। मुझे एसिड का ढक्कन खोलते देख वो गार्ड इतना डर गया कि ठीक से बात ही नहीं कर पा रहा था। वो बोला, तू क्या करने जा रहा है? अगर तूने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुझे सीधा जेल होगी। पर मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सीधा जमीन पर एसिड उंडेल दिया और फिर अपने दोनों हाथ उस पर रख दिए। मेरी त्वचा तेजाब से जलने लगी और हवा में मांस जलने जैसी एक बदबू फैल गई। दर्द इतना असहनीय था कि मुझे ठंडे ठंडे पसीने आ गए और मैं लगभग बेहोश ही हो गया था। लेकिन मेरे दिल की उस तसल्ली ने मुझे फिर से खड़े होने की ताकत दे दी। तब तक सारी भीड़ वहां से 3 मीटर पीछे हट चुकी थी। मैं अपने सबसे करीब वाले शख्स के पास गया जो लाइव स्ट्रीम कर रहा था, और उसके कैमरे के सामने अपने खून से सनी हुई हथेलियां दिखा दी। मैंने दांतों तले उंगली दबाकर कहा, आप सबने साफ देख लिया, 12 जनवरी शाम 5:30 बजे के बाद मैं सो यून अब कोई उंगलियों के निशान नहीं रखूंगा, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में इसी घटना के ठीक 3 घंटे बाद मेरा तथाकथित छोटा भाई सो सुसी अपने ही एक क्लासमेट को छत पर ले जाकर उसे अपने हाथों से धक्का दे देता था। उसने पहले से ही वैसे ही दस्ताने पहन रखे थे जिन पर मेरे उंगलियों के निशान पहले से बने हुए थे, और फिर उसने आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे भी नष्ट कर दिए थे, और मेरे माता पिता ने उसके लिए झूठा एलिबी प्रदान किया था। साथ ही सबूत गढ़कर यह साबित किया था कि मैंने हत्या की है। उन सब ने मिलकर मुझे एक आदर्श बलि का बकरा बना दिया था। लेकिन इस बार मैंने पूरी दुनिया के सामने खुद को बेइज्जत करके अपने हाथों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मुझे सो सुसी के उन ढोंगी शब्दों की याद आ रही थी जो उसने मुझसे पिछली जिंदगी में मिलने आकर कहे थे। उसने कहा था, भाई मुझे ये करने को मजबूर होना पड़ा, मैं क्या करता, पापा माँ को तो मुझसे बहुत प्यार है, अगर मैं जेल गया तो उन्हें कितना दुख होगा, इसलिए मुझे अपने बड़े भाई का ही एहसान मानना पड़ा। तो ठीक है, उस भाई के परिवार के पुनर्मिलन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं उन तीनों को जेल भेज दूंगा। मैंने चुपचाप अपने दस्ताने पहन लिए। अब पुलिस स्टेशन में मेरी रूटीन पूछताछ चल रही थी, तभी अचानक एक जबरदस्त झटके ने मेरे बाल पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया, और फिर तुरंत ही मेरे गालों पर 2 जबरदस्त तमाचे पड़े। सामने खड़े थे। हैरतअंगेज बात तो ये थी कि वो थे मेरे असली माता पिता। मेरे पिता सोसेन ने मुझे प्रतिक्रिया करता देख और भी ज्यादा गुस्से से मेरा गला पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ करने लगे। बेहुदा, तूने खुद को बदनाम किया, अपनी मर्जी से सबके सामने नाचा, ये तो ठीक है, लेकिन उस लाइव स्ट्रीम में अपने भाई का नाम क्यों खींचा? वहीं मेरी माँ की आंखों में ठंडे आंसू चमक रहे थे और मेरी तरफ देखते हुए उनकी नजरों में सिर्फ निराशा थी। वो बोली, मैंने तुझ जैसे को जन्म ही कैसे दे दिया? अगर तेरी वजह से सूसी को जरा भी तकलीफ पहुंची तो मैं तुरंत अपना माँ बेटा का रिश्ता तोड़ दूंगी तुझसे, और फिर कभी मेरे सामने आने की भी हिम्मत मत करना। मेरे गालों पर 2 गर्म आंसू लुढ़क गए। वो दिल जो पहले से ही इन दोनों से निराश था, अब पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। आपको बता दूं, 5 साल की उम्र तक मैं इस घर का बड़ा लाडला बेटा था, लेकिन जब से सो सुसी को गोद लिया गया, सोसेन दंपत्ति का दिल एक दिन के लिए भी मेरी तरफ नहीं भागा। बचपन में एक बार उसी खिलौने को लेकर मेरी उससे झड़प हो गई थी, तो सोसेन ने मुझे सरेआम लटकाकर पीटा और फिर एक अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया था। अगर उस दयालु बटलर ने हर रात चुपके से मेरे लिए खाना न रखा होता तो शायद मैं उसी नम तहखाने में कहीं मर ही गया होता। तब से मेरी पूरी जिंदगी का पहला हाफ सो सुसी की परछाई के तले गुजरा। अगर उसे थोड़ी सी भी नाराजगी होती तो कम से कम मुझे तालाबंदी और ज्यादा से ज्यादा भूखा रखना।
यहाँ तक कि आईसीयू तक पहुंचा दिया जाता था। फिर जब 12वीं के रिजल्ट आए तो मैंने पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जबकि सो सूसी मुश्किल से किसी ग्रेजुएशन कॉलेज की कट ऑफ पार कर पाया था। मैंने सोचा आखिरकार मैं इस जंजीर से आज़ाद हो जाऊंगा, लेकिन सो सेन ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके हमारे नंबर ही बदल दिए। सो सूसी की सफलता की पार्टी 3 दिन और 3 रात तक चली। पूरे शहर को बुलाया गया, जबकि मेरी तरफ से तो उन्होंने खर्चे तक काट दिए, जिससे मुझे दिन रात काम करके अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। मेरे इन्हीं यादों में खोए थे कि अचानक एक तेज फोन की घंटी ने मुझे चौंका दिया। इनियान शुआंग के फोन की स्क्रीन पर सोसी की कॉल दिखी और उसने मेरे प्रति अपना तीखा रुख बदलते हुए और फूली हुई मुस्कान के साथ फोन उठाया। प्यारे, क्या बात है? मुझे नहीं पता फोन पर क्या बात हुई, लेकिन इनियान के चेहरे का रंग कुछ अच्छा नहीं था। उसने फोन सो सेन को थमा दिया और खुद मेरी तरफ बढ़ते हुए एक ऐसी मुस्कान बनाई जो उसे बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कहा, यूनान, थोड़ी देर पहले तेरे पिता ने ठीक नहीं किया। माँ तुझसे माफी मांगती है। मैंने एक समुद्र के किनारे वाला होटल बुक कर रखा है। तूने खुद कहा था ना कि कब से माँ के साथ खाना नहीं खाया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। पिछली जिंदगी में मैंने जिस पारिवारिक प्यार के लिए तरसा था, मैं बिना कुछ सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गया। समुद्र के किनारे वाले होटल के रास्ते में गाड़ी आखिरकार उसी इमारत के सामने रुकी जहां से उस बच्चे ने छलांग लगाई थी। वहां सोसूसी पहले से ही मौजूद था, एक गिफ्ट पैकेट लिए जिसे उसने मुझे फंसाने के लिए बड़ी सावधानी से तैयार किया था, लेकिन इस बार और कहा, मैं नहीं चल रहा, मुझे बाद में डांस करना है। इतना सुनते ही इनियान चीख पड़ी और उठी कि मुझे डांटे, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उसने खुद को रोक लिया और बोली, यूनान, बच्चों की तरह मत करो। माँ पापा ने तुझसे माफी तो मांग ली है ना? ये कहते हुए उसने सो सेन की आस्तीन खींची तो वो भी बोला, हाँ माफी मांग ली है। मैंने फिर एक और थूक सो सेन के मुंह पर लगाया और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं चल रहा। इस पर सो सेन ने जोर से मेरी छाती पर लात मारी। मैं करीब 1 मीटर दूर जाकर गिरा। मेरी पीठ एक सख्त संगमरमर के खंभे से जा लगी। मुझे लगा मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वो गुस्से से अपने चेहरे से खून पोंछते हुए चिल्लाया, तुझे कोई शर्म नहीं है? किसी को बुलाओ, इसे गाड़ी से बांध कर ले जाओ। उसने 2 नकाबपोश बॉडीगार्ड्स को बुलाया। पुलिस वहां रोकने लगी, लेकिन सो सेंजू ने उन्हें धमकाते हुए कहा, मेरे ऊपर बड़े लोग हैं। उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने मेरी बाहों को बेरहमी से पकड़ा, पीठ के पीछे बांधा, बाल पकड़े और मुझे गाड़ी में डालकर डिक्की में ठूसने लगे। वो बोला, ये बेवकूफ जो मानता ही नहीं, ये पीछे की सीट के लायक भी नहीं है। उसी पल डरावनी यादें मेरे दिमाग में तैरने लगी। मैंने बुरी तरह हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, क्योंकि 3 साल पहले सो सेनेगिन और अनान अपने सड़क यात्रा पर सो सुसी के साथ गए थे। मैंने बहुत जिद करके उनसे डिक्की में बैठने की इजाजत मांगी थी, बस साथ ले चलने के लिए। लेकिन पूरे सफर के दौरान लगा जैसे वो मुझे भूल ही गए थे। उन्होंने मुझे पूरे 3 दिनों तक डिक्की में बंद रखा। जिंदा रहने की इच्छा ने मुझे डिक्की तोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सो सुसी ने कहकर कि मैंने उसकी गाड़ी बर्बाद कर दी। मेरे माता पिता ने मुझे हाईवे के बीचों बीच छोड़ दिया था। आज भी मेरे पैरों के तलवों पर वो अनगिनत घाव हैं। मैं चीखा, छोड़ो मुझे, मैं डिक्की में नहीं जाऊंगा। लेकिन चाहे मैं कितना भी जोर लगाता, वो ब्लैक कोट वाले सो सेनेग्यू के आदेश पर मेरी बाहों को जोड़ जोड़ कर तोड़ रहे थे। तभी मेरी माँ अनान ने कुछ नकली आंसू बहाते हुए कहा, माँ भी तुझे ये नहीं करना चाहती थी बेटा। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गाड़ी का ढक्कन बंद कर दिया। पूरा अंधेरा होते ही डर की एक लहर ने मुझे लताओं की तरह जकड़ लिया। मैंने सांस लेना मुश्किल महसूस किया। मेरा पूरा शरीर बेकाबू कांपने लगा। मैंने मनी मन ठान लिया, मुझे यहाँ किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी। अगर मैं अब टूटा तो सोसी को मुझ पर वार करने का बहाना मिल जाएगा। मैंने अपने दांतों को पीस कर अपनी जीभ को जोर से काटा, जब तक कि मेरे मुंह में खून नहीं फैल गया। पता नहीं कितनी देर बीती, आखिरकार गाड़ी का ढक्कन उठा। रोशनी की एक किरण ने मेरी पलकों को छुआ। वहां सोसूसी हाथ पर हाथ रखे ऊपर से मेरी तरफ देख रहा था। क्या हाल बना लिए भाई? उसके इशारे पर बॉडीगार्ड्स ने मुझे बेरहमी से जमीन पर पटका और उसने अपने चमड़े के जूते से मेरे हाथ को कुचलना शुरू कर दिया। वो बोला, अगर तुम मेरे लिए अभी थोड़े भी काम के नहीं होते तो मैं इस कचरे से मिलता ही क्यों? इसके हाथ पीछे बांधो और ये कपड़े पहनाओ। उसके आदेश पर बॉडीगार्ड्स ने मेरी चीखों की परवाह किए बिना मेरे कपड़े फाड़े और मुझे वही कपड़े पहनाए जो सो सुशी ने हत्या के समय पहने थे। फिर सो सुशी ने मेरे पेट पर एक और लात मारी। अपने आप को संभाल, मेरे लिए काम करना तेरे लिए सम्मान की बात है। उसने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे कूड़े की तरह पूरी सीढ़ियां घसीटता हुआ ऊपर ले गया। कुल 128 सीढ़ियां थीं। मेरे पैर नील पड़ गए थे और पूरी तरह घर्षित हो चुके थे। छत पर पहुंचकर उसने मुझे उसी जगह बैठा दिया जहां से उसने ईजिया नाम के उस साथी को धक्का दिया था। वो अपने संवारे हुए बालों को सहलाते हुए बेधड़क हैंसा। देखकर ही दिक्कत होती है, मरने के बाद भी तुम परेशानी खड़ी कर रहे हो। अगर तुम बलि का बकरा न होते तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाती। मैं उसे घूर रहा था। मेरी आंखों में काली आग लगी हुई थी। मैं बोला, सो सुसी, तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसने लापरवाही से एक नजर मुझ पर डाली। एक हाथ से मेरे बाल पकड़कर मेरा सिर पत्थर की सिल्ली पर पटका और दूसरे हाथ से 110 डायल कर दिया। जैसे ही उसने नंबर मिलाया, उसकी आवाज में साफ तौर पर रोने का एहसास था। हेलो पुलिस, मदद कीजिए, मेरा भाई किसी की हत्या कर रहा है। अब मैं पुलिस स्टेशन में था और मेरी कलाइयों पर हथकड़ियां गर्म हो रही थीं। बाल बिखरे मैं लॉबी की एक बेंच पर बैठा था। इससे 10 मिनट पहले ही मुझे पुलिस की गाड़ी से उतारा गया था। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुझ पर टूट पड़ा। तू मेरे बेटे को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुझसे उसकी क्या दुश्मनी है? तू इतना शैतान कैसे हो सकता है? उधर ईजिया की मां की आंखें लाल थीं। वो कर्कश आवाज में चीख रही थी। मेरे आसपास के लोग भी मुझे जिंदा निकलने को बेताब थे। एक बड़ी मुट्ठी मेरे चेहरे पर आने लगी।
मैं तुझे खून से नहला दूंगा। शुरू से अंत तक सो सुशी और बाकी 3 लोग एक तरफ खड़े ठंडे नज़ारे देख रहे थे। बीच बीच में ताने मारना नहीं भूलते थे। वो बोले, यून तो बचपन से ही ऐसा है, हमारी कभी सुनता ही नहीं। देखो, अभी अभी अपने भाई की बांह दबाकर उस पर नील कर दिया। इतना कहकर यान ने सोसी की आस्तीन ऊपर की तो उसकी सफेद और नाजुक कलाई पर एक सिक्के के बराबर नील का निशान दिखा। मैंने पूरी ताकत से चीख कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, सोसी ने ही उस लड़के को धक्का दिया था। मैं तो सिर्फ उसका बलि का बकरा हूं। लेकिन सो सुशी ने ऐसा अभिनय किया मानो उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हो रहा हो। भाई, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? पापा, मम्मी और मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने किसी की हत्या की है। ये एक अटल सच है। अब कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई मुझे एक बेरहम हत्यारा ही समझ रहा था। एक औरत ने मुझे पहचान लिया। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और उसका कैमरा मेरी तरफ कर दिया। लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों की संख्या एक ही पल में 10 लाख पार कर गई। कमेंट्स की बाढ़ सारी मुझ पर ही हमला कर रही थी। सब ट्रेंडिंग देखो। सो ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी कर सो यून से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। हे भगवान, जिन्हें सो यून ने पहले परेशान किया था वो सब बाहर आ गए हैं और उसके माता पिता ने भी मान लिया है कि उसने ईजिया को छत से धक्का दिया था। वो खुद देखने वाले गवाह हैं। ऐसे हत्यारे को तो मरना ही चाहिए। हाँ, सो यून मर जाए। गुस्साए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने तुरंत मेरा अतीत खोद कर निकाला और उसे ऑनलाइन सरेआम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहां तक कि कुछ लोग खास तौर पर मुझ पर सड़े अंडे फेंकने और थूकने आ रहे थे। बिल्कुल वही सीन जो मेरी पिछली जिंदगी में बार बार दोहराया जा रहा था। क्या सच में मैं अपनी अपरिहार्य किस्मत नहीं बदल सकता? नहीं, नामुमकिन। मैं खुद को दोबारा बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी पहले से ही लाल और सूजी हुई हथेली में उंगलियों के पोरों को जोर से दबाया। यही मेरा आखिरी दांव है। मैंने कहा, मुझे एक पुलिस अफसर से मिलना है। इंटरोगेशन रूम में कई बड़ी रोशनियां मुझ पर चमक रही थी। 2 पुलिस अफसर मेरे सामने बैठे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम अपने जुर्म खुद कबूल करोगे? मैंने साफ कहा, मैं हत्यारा नहीं हूं। उनमें से एक अफसर मुझे घूरते हुए बोला, अब तक के सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर तुम अपनी गलती मान लो और अच्छा व्यवहार दिखाओ तो सजा में कमी की गुंजाइश बन सकती है। मैंने तुरंत जवाब दिया, अफसर, आपके पास जो मुख्य सबूत है वो है ईजिया द्वारा छोड़े गए उंगलियों के निशान। फिर भी आप कहते हैं मैं हत्यारा नहीं हूं। इतने आंतरिक सबूतों के बारे में आपको कैसे पता? संघ अफसर के पास बैठा युवा अफसर तुरंत बेचैन होकर खड़ा हो गया और मुझसे पूछताछ करने लगा। लेकिन मैंने उसकी उत्तेजना पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस धीरे से सिर झुकाकर अपने दस्ताने उतारने लगा और फिर बोला, लेकिन अफसर संघ, मेरे उंगलियों के निशान तो 3 घंटे पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब वो मौजूद ही नहीं है। मेरे जैसा शख्स हत्यारा कैसे हो सकता है? मेरी हथेलियों को पूरी तरह छलनी हुआ देख अफसर संघ तुरंत उठकर खड़ा हो गया। क्या? इंटेरोगेशन रूम की तेज सफेद रोशनी मेरे खून से सनी और विकृत हथेलियों पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी भयानक लग रही थी। युवा अफसर ने ठंडी सांस ली और बिना सोचे आधा कदम पीछे हट गया। यहां तक कि अनुभवी अफसर संघ भी बहुत हतप्रभ थे। उनका चेहरा अविश्वसनीय रूप से उदास हो गया। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथों को ये जख्म कैसे लगे और कब लगे? मैंने बताया, आज शाम 5:30 बजे सेंट्रल प्लाजा में मैंने खुद अपने उंगलियों के निशान सल्फ्यूरिक एसिड से नष्ट किए थे। पूरे नेटवर्क पर लाखों दर्शक गवाह हैं। आप तुरंत लाइव स्ट्रीम के रिकॉर्ड और वहां के लोगों द्वारा लिए गए वीडियो हासिल कर सकते हैं। जब एसिड ने त्वचा की भीतरी परत को पूरी तरह जला दिया तो मेरे उंगलियों के निशान कभी वापस नहीं आ सकते। इस मुख्य सबूत के अमान्य होते ही पूरी तर्क श्रृंखला टूट गई। इंटरोगेशन रूम में एक भयानक सन्नाटा छा गया। दोनों अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में तूफान था। ये खोज पूरे मामले की दिशा बदलने के लिए काफी थी। अफसर संघ ने तुरंत फटाफट युवा अफसर को आदेश दिए, जल्दी सेंट्रल प्लाजा की लाइव स्ट्रीम का टाइमलाइन और घटना के सटीक समय की तुलना तुरंत करो। टेक्निकल सेक्शन को बुलाओ, उंगलियों के निशान के सबूत का फिर से मूल्यांकन करो। फिर वो वापस बैठ गया और मुझे एक पेचीदा नजर से देखने लगा। सो यूनान, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो इसका मतलब मेरे असली माता पिता और उस अच्छे भाई ने झूठी गवाही दी है और असली हत्यारा उन्हीं में से कोई है। बस तभी इंटरोगेशन रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक और अफसर ने अजीब अंदाज में सिर घुसाते हुए कहा, टीम संघ, सो सेन्यू, इनानुंग और सोसुशी अभी भी बाहर हैं। वो बहुत उत्तेजित हैं। वो जल्द से जल्द हमें सजा देने की जिद कर रहे हैं और कहते हैं कि वो पीड़ितों के परिवारों की ओर से कड़ी सजा की मांग करना चाहते हैं। अफसर संघ बोले, ये तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। उन्हें अलग अलग इंटरोगेशन रूम में भेज दो और मेरी इजाजत के बिना कोई भी यहां से नहीं जाएगा। ये कहकर वो मेरी तरफ मुड़े, थोड़ा नरम हुए, लेकिन फिर भी पूछताछ भरी नजर से बोले, सो यून, हम तुम्हारी कई बातों की तुरंत जांच कराएंगे, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तुम अब भी मुख्य संदिग्ध हो। तुम्हें हमारी पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। मैंने कहा, मैं अपनी शारीरिक स्थिति का पूरी प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड और इलाज मांगता हूं। अफसर संघ तुरंत मान गए। दूसरी तरफ सो परिवार के तीनों सदस्यों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया। सो सुशी अफसरों से कह रहा था, साफ सबूत है, उस कुख्यात बेटे ने भी अपनी हरकतें मान ली हैं। आप किस बात की जांच कर रहे हैं? उसने हमारे पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया है। माता पिता कह रहे थे हम उसे सही तरह से पाल नहीं पाए। यही वजह है कि उसने इतना घिनौना काम किया। हम पीड़ितों के परिवारों को भरपूर मुआवजा देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हर अफसर की ओर से एक ही जवाब था, मामला अभी जांच के दायरे में है। कृपया धैर्य रखें और जांच में सहयोग करें। धीरे धीरे समय बीतता गया, यहां तक कि अनियान को भी कुछ गड़बड़ दिखने लगी। उसने पूछा, अफसर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम तो गवाह हैं, संदिग्ध नहीं। क्या आपको हमें बंद करने का अधिकार है? हर बार जवाब था,
कृपया धैर्य रखें। पुलिस की कार्यकुशलता बहुत तेज थी। सेंट्रल प्लाजा की लाइव स्ट्रीम, अनगिनत लोगों के मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स और चश्मदीदों के बयान जल्दी से जमा कर लिए गए और सही समय भी निकाल लिया गया। यानी शाम 5:30 पर मैं प्लाजा में था, जबकि फोरेंसिक ने प्रारंभिक तौर पर अनुमान लगाया कि ईजिया परिवार की मौत शाम 8:30 के आसपास हुई। साथ ही फोरेंसिक ने मेरे हाथों की जांच की और पुष्टि की कि ये हाल ही में जहरीले रसायनों से जले हैं, त्वचा के ऊतक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं और चोट लगने के बाद कोई वैध उंगलियों के निशान नहीं बन सकते। वहीं टेक्निकल डिपार्टमेंट ने घटनास्थल से लिए गए मेरे उंगलियों के निशानों का गहराई से दोबारा विश्लेषण किया। उत्तर जल्दी आ गया। निशान का पैटर्न असामान्य रूप से साफ और सस्ता था। उसमें दबाव के सामान्य बदलाव और त्वचा की बनावट की प्राकृतिक विकृति का अभाव था, जो कि किसी फिल्म या मोल्ड के द्वारा ट्रांसफर किए गए निशानों के लक्षण थे। सारे सबूत एक हैरान करने वाली साजिश की तरफ इशारा करने लगे। अफसर संघ ने प्रारंभिक सारांश रिपोर्ट देखी। उन्होंने अपने करियर में अनगिनत अपराध देखे थे, लेकिन पारिवारिक रिश्तों की इतनी दुष्टता और अपने ही बेटे और भाई को फंसाने की ये साजिश उन्हें भी ठंड लगने पर मजबूर कर रही थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सो सुसी पर पूरा ध्यान देकर पूछताछ करो और सर्च वारंट लाओ। सो परिवार के घर और सो सुसी के निजी सामानों की तलाशी लो। उंगलियों के नकली निशान बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए संभावित सामान और औजारों को खोजो। इंटरोगेशन रूम अब सो सुसी के लिए बदल चुका था। पुलिस की अचानक दबंग पूछताछ और एक के बाद एक अकाट्य सबूतों के सामने उसकी मानसिक दीवारें टूटने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सोची समझी फंसाने वाली योजना इस तरह बेनकाब हो जाएगी, और उसने तो ये भी नहीं सोचा था कि इससे पहले ही मैं अपने उंगलियों के निशान खुद नष्ट कर दूंगा, जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो हकलाते हुए बोला, मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। निशान सो यूनसन के हैं, मेरे माता पिता ने देखा था। अफसरों ने सख्ती से कहा, सो जूनोन के निशान घटना से पहले ही स्थायी रूप से नष्ट कर दिए गए थे। घटनास्थल पर छोड़े गए निशान एक मोड़ से ट्रांसफर किए गए थे। क्या तुम अभी भी सच नहीं बोलोगे? नकली निशान बनाकर किसी को फंसाना एक गंभीर अपराध है, साथ ही जानबूझकर हत्या का आरोप। तुम्हें अंजाम का पता है? तब सो सुसी चीखा, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद ही फिसल कर गिर गया। बात निकलते ही उसे एहसास हो गया कि उसने क्या कह दिया। उसका चेहरा रुई की तरह सफेद हो गया। वो बुदबुदाया, अरे नहीं। अफसरों ने तुरंत दबाया, तुमने कहा था कि तुमने अपनी आंखों से सोयूनसन को किसी को धक्का देते देखा था, अब कैसे खुद गिर गया? क्या तुम घटना के समय वहां मौजूद थे? तुम और पीड़ित के बीच क्या हुआ था? इतने जबरदस्त दबाव और डर में सो सुसी का दिमाग पूरी तरह बिखर गया। वो रोते बिलखते हुए कबूल करने लगा, मेरी ईजिया परिवार से कहासुनी हो गई थी। उसने मेरा अपमान किया, मैं गुस्से में आ गया और उसे धक्का दे दिया। मैं सच में उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता वो कैसे गिर गया। निशान तो पहले से तैयार किए गए थे। उसमें मेरी माँ ने मेरी मदद की थी। उसने कहा था, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सोयूनसन हमारे काम आ जाएगा। उसके नंबर तो अच्छे हैं, वो भविष्य में कुछ कर लेगा। अगर तू बर्बाद हुआ तो मेरी तेरे बाप की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ, मेरे माता पिता सब जानते हैं। उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया था। उन्होंने कहा था कि हम कहेंगे कि सो यूनान ने किया है और वो मेरे लिए गवाही देंगे। आप जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया है। मैं अकेला हूँ, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। रिकॉर्डर ने उसके हर शब्द को साफ दर्ज कर लिया। दरवाजे के बाहर खड़े पुलिस वाले हैरान थे। उनके चेहरे पर घृणा और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। वहीं सो परिवार के घर की तलाशी में भी एक बड़ी खोज हुई। वो सारे औजार जो सो सुसी ने नकली निशान बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे, लेकिन अभी तक फेंके नहीं थे, मिल गए। साथ ही इनान और सो सेंजू के बीच मुझे फंसाने की साजिश के चैट रिकॉर्ड्स और सोसेन द्वारा कंपनी को जारी करने के लिए दिए गए ब्लैक ड्राफ्ट्स भी मिल गए। जब ये सारे सबूत सो सेन्यू और नियान के सामने रखे गए तो दोनों की प्रतिक्रियाएं हैरतअंगेज तरीके से एक जैसी थीं। पहले तो उन्होंने जोरदार ढंग से सब कुछ नकारा, फिर एक दूसरे पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया, और आखिरकार अकाट्य सबूतों और पुलिस के जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव के सामने वो एक के बाद एक टूटते गए। वो बोले, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो बस अपने बेटे के लिए परेशान था। उसने मुझे धोखा दिया है। सुसी ने बचपन में ही अपने माता पिता खो दिए थे। वो बहुत बेचारा है। सोयून के पास तो सब कुछ है। अपने इस भाई की थोड़ी मदद करने से क्या फर्क पड़ता था? किसे पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा? मैं कैसे देखता कि सुसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद होती? हर एक बहाने के साथ कैमरे के सामने उनके चेहरे की एक बदसूरत छवि रिकॉर्ड होती जा रही थी। और इसी समय इंटरनेट पर भी तूफान मच चुका था। पहले तो पूरे नेटवर्क पर लोग मेरी आलोचना कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ दर्शकों ने एसिड से हाथ धोने का पूरा वीडियो, जिसमें सही समय भी था, सार्वजनिक कर दिया। वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर होने लगे। अब हर कोई सवाल पूछने लगा, समय मैच नहीं कर रहा है। उसने हत्या से पहले ही अपने निशान खुद नष्ट कर लिए थे। ये हाथ के जख्म इतने गंभीर हैं, इससे उंगलियों के निशान बन ही नहीं सकते। सोचने वाली बात है, क्या वो किसी को बचा रहा है? सो परिवार की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी थी। क्या ये अपने असली बेटे के लिए व्यवहार है? वो तो दुश्मन की तरह दिख रहे हैं। उस सोसी को किसने पाला है? पहले स्कूल के फोरम में उसके लोगों को धमकाने के वीडियो थे, लेकिन सब पावर से दबा दिए गए थे। जनता की राय चुपचाप पलटने लगी थी। जैसे ही पुलिस के अंदरूनी सूत्रों से कुछ टुकड़े बाहर लीक हुए, खासकर सो सुसी के टूटने और माता पिता की एक दूसरे पर उंगली उठाने के कुछ अंश, जैसे ही वो ऑनलाइन आए, पूरे नेटवर्क पर हड़कंप मच गया। सो यूनसन अन्याय, सोसी हत्या केस, दुष्ट माता पिता द्वारा नकली निशान धोखा। ये सब ट्रेंड्स एक सेकंड में टॉप पर पहुंच गए। जो लोग सबसे ज्यादा मेरी आलोचना कर रहे थे, उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है।
उनका गुस्सा दोगुना हो गया और सुनामी की तरह 100 ग्रुप और 100 परिवार की तरफ लौटा। लोग चिल्ला रहे थे, जानवरों का परिवार है, अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो सुसी, बाहर आ और अपनी जान से भरपाई कर। दिलहीन कंपनी 100 ग्रुप को बंद करो। सो यूनसन से माफी मांगो। बाजार खुलते ही 100 ग्रुप के शेयर गिर गए। एक एक करके साथियों ने अपने अनुबंध तोड़ दिए। जनता की राय और अर्थव्यवस्था के दोहरे झटके ने उसे एक ही पल में झकझोर कर रख दिया। जब मुझे सावधानी से इंटरोगेशन रूम से बाहर निकाला गया, हाथों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो पुलिस स्टेशन की लॉबी में मेरी मुलाकात सो वाई, साओ, यासो और सो सुसी से हुई, जिन्हें अलग अलग एस्कॉर्ट किया जा रहा था। सो सुसी चिल्लाया, शैतान, तू तो शैतान है, तूने मेरे साथ चालबाजी की है, तू बुरी तरह मरेगा। लेकिन मैंने मन ही मन कहा, लेकिन अब जो मरने वाला है वो तू है जुन। मेरी माँ चीखी, अपने भाई को बचा, वो बचपन से ही माँ बाप के बिना है, उसकी किस्मत पहले ही बहुत खराब है, अब उसे जेल भी जाना पड़ेगा। जा, ई परिवार के माँ बाप से गिड़गिड़ा, उनके पैर पड़, भले ही वो तुझे मरने को कहें, तू मर जा, लेकिन सुसी को बचा। मैं मुस्कुराया और बोला, जी मेरी प्यारी और दयालु माँ, तुम्हें तो 100 पिता के नाजायज बेटे को पालना बहुत पसंद है। सो सुसी, वो 100 सैनिक और किसी औरत का नाजायज बेटा है। ये सुनते ही इनियान चिल्लाई, सुसी मेरा नाजायज बेटा नहीं है, इस राक्षस की बकवास मत सुन। हाँ, मैं पापा का नाजायज बेटा हूँ। कितनी बेवकूफ़ हो तुम, 20 साल से मेरे पिता के बेटे को पाल रही हो और हर वक्त अपने ही बेटे के खिलाफ काम करती हो। कितनी बेवकूफ़ी है। ये सुनते ही इनियान दिल तोड़ने वाली चीख के साथ सो सेंजू पर टूट पड़ी और उसके साथ झगड़ने लगी। साथ ही सो सुशी के बाल पकड़कर उसका सिर फर्श पर पटकना नहीं भूली। उनकी मारपीट खत्म होने के बाद मैंने सो सुशी और बाकी दोनों के कान में फुसफुसाया, पता है मैंने पहले ही अपने निशान क्यों नष्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझ में एक मर्दाना भूत सवार है जो 2 जन्मों की नफरत लेकर आया है, खासतौर पर तुम्हारी 3 बेकार जाने लेने के लिए। सो सेंजू ने अपना सिर झटके से उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी, जैसे पहली बार उसने मुझे अपने बेटे के रूप में पहचाना हो। जबकि इनियांग ने सारी ताकत खो दी और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। सो सुशी अभी भी बौखलाकर गालियां दे रहा था, लेकिन मैंने उनकी तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मैं कदम दर कदम पूरी दृढ़ता के साथ पुलिस स्टेशन के दरवाजे की तरफ बढ़ता गया। दरवाजे के बाहर खबर पाकर पत्रकार मक्खियों की तरह जमा हो गए थे। फ्लैश लाइटें इतनी तेज थीं कि दिन का उजाला सा हो गया था, लेकिन इस बार कैमरे का लेंस किसी हत्यारे या पागल पर नहीं, बल्कि एक ऐसे पीड़ित पर था जिसे बुरी तरह फंसाया गया था और जिसने अपने अदम्य जज्बे से उस अन्याय को धो डाला था। सुबह की सूरज की किरणों ने बादलों को चीरा और मेरे पीले लेकिन शांत चेहरे पर रोशनी डाली। मेरा बदला अभी शुरू ही हुआ था। कानून उनके अपराधों का फैसला सुनाएगा और जनता की राय और किस्मत का फैसला भी उनसे बख्शा नहीं जाएगा। सो सुशी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, झूठे सबूत बनाने और इस्तेमाल करने, झूठे आरोप लगाने और फंसाने आदि मामलों में सख्त सजा सुनाई गई। सो सेंजू, इनियान यांगसांग को झूठी गवाही देने, अपराध छुपाने, सबूत नष्ट करने और गढ़ने, झूठे आरोप लगाने और फंसाने आदि के लिए भी जेल हुई। इसके अलावा सो सेन पर व्यापारिक धोखाधड़ी और बाजार में हेराफेरी के भी बाहरी आरोप थे। सो ग्रुप दिवालिया हो गया और पूरी तरह इतिहास बन गया। हालांकि मेरे तरीके बेहद थे, लेकिन मेरा कारण सही था और इससे सार्वजनिक रूप से कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। जनता की व्यापक सहानुभूति के चलते मुझे नरमी से सजा दी गई, जो सो परिवार के तीनों के अपराधों के सामने बिल्कुल नगण्य थी। मैंने अपने ही हाथों और एक पागलों वाले नृत्य से उस साजिश के जाल को पूरी तरह चूर चूर कर दिया था और अपने भीतर की असली आवाज को जगाया था। पिछले जन्म में वो फले फूले थे, इस जन्म में वो उन्होंने सब कुछ खो दिया है। कहा जा सकता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म की सजा कभी झूठ नहीं बोलती। अब मैं अपनी जिंदगी बड़े पर्दे पर उज्जवल और चमकते हुए जीऊंगा और अब कभी किसी के साये में नहीं दबूंगा और नहीं फंसूंगा।